you people are going to learn Arthur Miller life work biography, Crucible, The Crucible, and Toni Morrison life work, Jazz by Toni Morrison, Linguistic MCQ. So let's start in today's session and learn related to American novelist and dramatist and playwright. Welcome to all students, and hope you will be learning a lot of knowledge, especially in today's lesson. Arthur Miller. I hope you know about this writer, Arthur Miller. He belongs to a Jewish family and born in America, lived in America, lived life as a communist. And lot of people, they were surrounding him, they were all capitalist and he was a communist. What happened? The American people, they even captured him. It's like a McCarthy, due to McCarthy law, he was caught and there was a crucible, like a trial against him, and he faced trial. What happened? The people say that you are communist and you are promoting communist activity here in America. There are two big blocks, communist and capitalist. If we talk about the American, they are capitalist. They are capitalist. But the Russian, they are communist. And talk about their media, they used to talk against each other. अगर आप इनके मीडिया को देखें तो मीडिया भी जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक वार की सिचुएशन इन्होंने बनाई हुई है. ये इनफैक्ट टू बिग इकोनॉमीज़ हैं, एक है कैपिटलिस्ट और एक है कम्युनिस्ट. एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये अक्सर जो है प्रोपेगेंडा करते रहते हैं. पहले एक पावर थी जो कम्युनिस्ट पावर थी, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत रशियन यूनियन जो थी. तो इसमें क्या था, ये काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ पे इसने कब्ज़ा किया हुआ था. और ये किस तरह चलाते थे गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या होती है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो एक गवर्नमेंट ही उसकी मलकियत है. गवर्नमेंट आपको जो कहे आपने वो करना है. मतलब गवर्नमेंट, आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर बन जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि नो, तुम इंजीनियर नहीं, तुम अच्छे प्रोग्रामर बनो, तो आपको वो जॉब करनी पड़ेगी. मतलब इसमें कहते हैं कि शख्सी आज़ादी नहीं है. गवर्नमेंट जो है वो आपको रूल करती है, आपको वही रूल करती है, जो करैक्टर आपको दे दे आपने वो करना है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर कंपटीशन ख़त्म हो जाता है. मतलब गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है, प्रॉपर्टी भी उसके हाथ में चली जाती है, तो वो जो कंपटीशन का है एलिमेंट वो जो है वो ख़त्म हो जाता है, लोग मेहनत नहीं करते. कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट आपको आज़ादी देती है, आप जितना मर्जी पैसा कमाएं. अब हुआ यूं है कि हमारा जो राइटर है आर्थर मिलर 17 अक्टूबर 1915 में पैदा हुआ है और 2005 में इसकी डेथ हुई है. यानी 2005 में डेथ हुई है. कंटेम्प्रेरी राइटर रहा है. कौन सी इसने लाइफ देखी है? मतलब वर्ल्ड वार 1 जो है वो 1914 से लेके 1918 तक है, वो भी देखी है. और हिटलर को भी फेस किया है. 1939 से 1945 में तक रही है सेकंड वर्ल्ड वार, वो भी देखी है. यानी वर्ल्ड वार 1 में बचपन में देखी होगी पेरेंट्स ने, और दूसरी जो वर्ल्ड वार 2 जो है वो इसने खुद देखी है. तो आर्थर मिलर के हाथ एक किताब लगती है, उसका नाम था डेविल इन मैसाचुसेट्स. उस किताब को जब ये पढ़ता है तो उस किताब को देख के ये बड़ा इम्प्रेस्ड होता है कि वो तो उसकी स्टोरी से मिलती जुलती स्टोरी है, जो कुछ उसके साथ मैकार्थी कर रहा है. मैकार्थी एक सेनेटर था और वो क्या करता था, उसने एक लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा लिया था, मुतारफ़ करवा दिया था, मैकार्थी लॉ. उसके ज़रिए जितने भी अमेरिकन जो मतलब अन अमेरिकन थे उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता. अन अमेरिकन एक्टिविटी
को क्या करते, वो मॉनिटर करते। अन अमेरिकन एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता, उसको वॉच किया जाता और फिर उनको पकड़ के उनका ट्रायल किया जाता और सीवियर ट्रायल होता उनका, और अल्टीमेटली कुछ लोग तो गायब हो जाते, कुछ लोगों की एग्जीक्यूशन होती, कुछ मिलते ही नहीं, कुछ को मार दिया जाता। तो इसके हाथ जो बुक लगी डेविल इन मैसाचुसेट्स 1950 में इसने वो पढ़ी। तो वो मैंने आपको बताया था, जब मैंने अमेरिकन लिटरेचर स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि जब नए नए यहाँ पे इंग्लिश मैन आए थे, वो ज़्यादातर क्या थे, प्योरिटन थे। उस वक्त इंग्लैंड में हुकूमत जो चल रही थी वो प्योरिटन्स की थी, जिसको हमने पढ़ा था इंटररेग्नम पीरियड, याद करें, जिसको हमने पढ़ा था पार्लियामेंट ऑफ सेंट, जिसको हमने पढ़ा था प्योरिटन गवर्नमेंट। तो प्योरिटन ही गवर्नमेंट में थे जब ये अमेरिका में आए थे, और इन्होंने आके क्या किया, अमेरिका के अंदर भी प्योरिटनिज्म फैलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जब वो प्योरिटन्स आए थे तो वो प्योरिटन बड़े ऑर्थोडॉक्स बिलीवर थे, डॉगमेटिक थे, कि उन्होंने कह दिया कि जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है। डॉगमेटिक इंसान कैसा होता है कि जो कहता है कि बस मतलब किसी ने उसको बता दिया कि 2+2 जो है वो 5 होता है, तो वो सारी उम्र ये करता रहेगा, 2+2 5 ही कहता रहेगा। अगर कोई उसको मतलब उसको डीकंस्ट्रक्ट करके उस आइडियालॉजी को वो कह दे, नो यार देखो 1 1 1 ये तो 4 होते हैं, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो जो उसके माइंड में है वो बस उसको फॉलो करेगा। वो होते हैं डॉगमेटिक, किसी की राय नहीं सुनते, जो बता दिया गया या जिसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं, बट दैट इज़ द रियलिटी अकॉर्डिंग टू दैम। दे आर नॉट गोइंग टू डीकंस्ट्रक्ट, एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज एलियन टू दैम। क्रिटिकल थिंकिंग के वो कायल नहीं होते, मतलब जो उनका आइडिया है वो ठीक है। तो प्योरिटन कुछ ऐसे ही लोग थे। प्योरिटन क्या करते कि वी आर द ट्रू सन ऑफ गॉड, एंड सिंस इट्स आर ड्यूटी, वी आर ट्रू सन ऑफ गॉड एंड इट इज़ आर ड्यूटी टू कास्ट आउट डेविल फ्रॉम दिस लैंड। हमारी ये ड्यूटी है कि हम ट्रू सन ऑफ गॉड हैं और हम ट्रू फॉलोअर हैं जीसस क्राइस्ट के, और हमारी ड्यूटी है कि हम इस लैंड से किसको, ईवल स्पिरिट को भगाएं और ईवल स्पिरिट को निकालें, क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी तो ऐसे ही करते थे, वो ईवल को निकालते थे और बदरूहों को, ईवल्स को, ईवल स्पिरिट को, विचेस होती हैं और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, उनको निकालना एक अच्छे ट्रू क्रिश्चियन और प्योरिटन की ड्यूटी है, और हम ये करेंगे। मतलब ये एक जू, वैसे भी जूइश कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, जू है और मज़हब को भी इतना नहीं मानता ये अर्थर मिलर, और अर्थर मिलर कम्युनिस्ट भी है, और अर्थर मिलर को वो डिसलाइक करते थे, और इसका भी ट्रायल शुरू हो गया। उन्होंने अर्थर मिलर से पूछा कि बताएं आपके साथ और कौन कौन है जो कम्युनिस्ट एजेंडा हमारे कंट्री के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, इसको अरेस्ट करते हैं। मैकार्थी लॉ के ज़रिए इसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद वो इससे पूछते हैं कि बताएं आपके साथ और कौन कौन है जो कम्युनिस्ट एजेंडा को अमेरिका के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। तो ये उनको बताता है कि कोई नहीं मेरे साथ, आई एम अलोन। मतलब इसकी वो ट्रायल करते हैं, अल्टीमेटली इसकी जान छूट जाती है। तो फिर इसने इसी चीज़ से मुतासिर जो कुछ इसके साथ हुआ था, इसने फिर एक तो इसे वो स्टोरी मिल गई डेविल इन मैसाचुसेट्स, डेविल इन मैसाचुसेट्स। तो डेविल इन मैसाचुसेट्स जो बुक मिली, उस बुक को इसने पढ़ा 1950 में। तो जब उस बुक को पढ़ा, उस बुक से ये मुतासर हुआ, और इसके बाद इसने लिखा द क्रूसिबल। अब मैं उससे रिलेटेड आपको स्टोरी बता देता हूं कि उसके अंदर क्या था। अब क्रूसिबल को इसने फिर रिलेट किया, यानी ये एक एलिगोरिकल वर्क है, कहना कुछ चाह रहा है और असल में उसके बैकग्राउंड में स्टोरी वो अपनी बता रहा है जो उसके साथ हुआ था। उसी सैलम के अंदर, अमेरिका के अंदर एक इलाका है सैलम, टाउन टाइप सैलम। उस सैलम के अंदर क्या हुआ था कि उस इलाके के अंदर प्योरिटन्स जो थे उनका गलबा था, प्योरिटन का कंट्रोल था, प्योरिटन का गलबा था। प्योरिटन्स ने वहाँ पे क्या जजेस बिठाए, प्योरिटन्स ने गवर्नमेंट थी प्योरिटन की। और मैंने बताया कि जैसे पहले जो इंग्लिश पीपल आए थे अमेरिका के अंदर, उनका मज़हब प्योरिटन था, तो उन्होंने प्योरिटन को ही प्रमोट किया था। जो लिटरेचर लिखा था वो भी प्योरिटन के लिए ही लिखा था, मजहबी था। अब ये क्या करते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक लॉ मुतारफ़ करवाया
कि जो विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस करता है उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएं जो हैं जजेस बिठा दिए गए बाकायदा, चूँकि वो मजहबी लोग थे। आजकल तो वो मतलब अमेरिकन बहुत एडवांस हैं, साइंटिफिक हैं, वो तो मानते ही नहीं इन चीज़ों को अब। लेकिन उस वक्त मीन टू से people were mostly Puritans, and since they were Puritan and they are following the puritanical belief, idea, values, and they prevailing their ideas and with letter and spirit they were promoting. So how they promoting? In the form of Bible, in the form of sermon, in the form of saints, in the form of the people. They promoting, preaching and telling people that the Puritan is the good religion and you should follow, and we are the true son of God and it's our duty to cast out devil from this land. So follow us, we are the true son of God. हम ट्रू सन ऑफ गॉड हैं, ट्रू फॉलोअर हैं, और हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ से कास्ट आउट करें, लोगों को अच्छा दीन बताएं। जो प्योरिटन दीन है तो वो उस पे लोगों को लगा रहे थे। उन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट भी उनकी थी तो उन्होंने वहाँ पे लॉ बना लिए और जजेस बिठा दिए। जजेस क्या करते थे? फैसला करते थे, या तो फ़ौरन उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता, मतलब मेरी आपसे दुश्मनी है, ए की दुश्मनी है बी से, ठीक है, ए ने कह दिया मतलब सुमेरा की अगर दुश्मनी है किसी और से, किसी और फीमेल से, तो सुमेरा कह दे कि ये जो है मुझे इसके अंदर विच नज़र आती है। तो आगे से आयशा कह दे कि मुझे जो है विच जो है सी के अंदर नज़र आती है। मतलब सी आगे से कह दे कि मुझे एक्स के अंदर नज़र आती है स्पिरिट, एक्स आगे से कह दे कि मुझे वाई के अंदर स्पिरिट नज़र आती है, विच नज़र आती है। तो अब ऐसे ही जाल बिछता जाता, लोग एक दूसरे को फंसाते जाते, और ये जी मेरे ऊपर इसने किया है, मेरे ऊपर इसने किया है, और ऐसे चलता जाता। और वो लोगों को, बाज़ लोगों को पत्थर रख के ऊपर मारते, बाज़ लोगों को फांसी देते, बाज़ लोगों को वो डिफरेंट सज़ाएँ जो है जजेस जो हैं वो सुनाते जाते और साथ साथ फारग करते जाते। बहुत सारे लोगों को हैंग कर दिया गया, मारा गया, पत्थर रख के मारा गया, बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, सर काटे गए। सो लॉट ऑफ पनिशमेंट्स वर देयर। उसने जब उस बुक को देखा तो उसने कहा ये भी तो ऐसा ही हो रहा है। मैकार्थी जो है लोगों को पकड़ पकड़ के उनको सजाएं देता है, गायब करवा देता है, और मैकार्थी लॉ के ज़रिए किस तरह लोगों को सप्रेस किया जाता है, उन्हें मारा जाता है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और जिसको रास्ते से हटाना है उसके साथ क्या किया जाता है, जैसे दहशतगर्दी का अमेरिका के अंदर। ये अमेरिका की तारीख है, इसकी बुनियादों में खून है। और ये खून जो है आप देखें ये किस तरह लोगों को, कितने लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा है। आप इसकी फाउंडेशन जो है वहाँ से देखें तो इंग्लिश पीपल जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कत्लो गारत की थी। ये जो वहाँ पे रह रहे हैं मोस्टली वही इंग्लिश पीपल हैं जो कि क्रिमिनल टाइप बंदे थे जो वहाँ पे गए थे, ठीक है, ये उन्हीं की औलादें हैं, और ये आज भी क्रिमिनल ही हैं। आप देखें यूएसए के अंदर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, इराक़ को नहीं छोड़ा, और उसके अलावा इन्होंने शाम को तबाह बर्बाद कर दिया, लीबिया को तबाह बर्बाद, अफ़गानिस्तान को तबाह, बहुत सारे कंट्रीज़ को तबाह बर्बाद कर। तो इसकी बुनियादों के अंदर खून है। एनी हो, ये फिर उसी से रिलेटेड एक स्टोरी जो वो पढ़ता है उसको, तो वो उससे रिलेटेड क्रूसिबल लिखता है। अभी हम क्रूसिबल को डिस्कस करेंगे कि क्रूसिबल का मतलब क्या हो। 17 अक्टूबर 1915 को पैदा हुआ और 10 फरवरी 2005 में अर्थर मिलर की डेथ हुई है। मज़हब था जू और जूइश कम्युनिटी, जूइश रिलीजन था इसका। अमेरिकन प्ले राइट था, कॉम्बाइंड सोशल अवेयरनेस, यानी इसने प्ले जो हैं इस तरह लिखे हैं। हमने एक प्ले पहले पढ़ा था, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, वो भी अमेरिकन प्ले राइट है। उसका नाम क्या है? यूजीन ओनील, ठीक है, उसका नाम था यूजीन ओनील। यूजीन ओनील जो है वो क्या था, वो कॉम्प्लेक्सेस की डिस्कशन करता है, और उसने जो आइडिया लिया था वो सिगमंड फ्राइड से आइडिया लिया था कि कॉम्प्लेक्स जो हैं इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स जो हैं वो सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहते हैं। इंसान का माइंड जो बेसिकली, जैसे सिगमंड फ्राइड ने, मैंने पहले बताया था, प्री कॉन्शियस, ठीक है, सब कॉन्शियस, और तीसरा क्या होता है, प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस। ये किसने आपको बताया? सिगमंड फ्राइड ने। अब प्री कॉन्शियस इंसान का माइंड है जो उसके साथ जेनेटिक चीज़ इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद सब कॉन्शियस जो वो सुनता रहता है, उसके दिमाग के अंदर बैठती रहती हैं चीज़ें, और उसके बाद क्या होता है कॉन्शियस, जो आप एक्टिव जो मेमोरी है आपकी, वो
कॉन्शियस है। तो अब इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन उसने डाल के आपको बड़ा अच्छा प्ले लिख दिया। अमेरिकन जितने भी राइटर हैं वो बड़े विटी हैं, बड़े विजनरी हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं। बतौर राइटर वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बाकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहता। 1715 न्यूयॉर्क यूएस डाइड February 10, 2005 और अमेरिकन प्ले राइट हु कम्बाइंड द सोशल अवेयरनेस विद सर्चिंग कंसर्न फॉर हिज कैरेक्टर। ही इज बेस्ट नोन फॉर द डेथ ऑफ द सेलमैन। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डेथ ऑफ द सेलमैन, याद करें। डेथ ऑफ द सेलमैन जो कल हमने पढ़ा था वो भी इसका था 1949, बड़ा प्रोमिनेंट हुआ इसकी वजह से, बड़ी ज़बरदस्त बात की। डेथ ऑफ द सेलमैन कौन है कि उसने बताया, उसमें भी एक साइकोलॉजी को डिस्कस किया है। उसका मतलब जो विल्ली मैंने कल बताया था, विल्ली एक ओल्ड मैन था और विल्ली अपने बच्चे की अच्छी ट्रेनिंग नहीं करता, तो जबकि वो दूसरा जो चार्ली होता है वो अपने बेटे बर्नार्ड की बड़ी अच्छी तरबियत करता है। वो बड़ा एक एक्टिव और बड़ा अच्छा लॉयर बनता है उसका बेटा, जबकि इसका बेटा जो है वो जो बिफ होता है वो बिल्कुल नकारा और बिल्कुल नाकाम और फार्मर बेचारा बन जाता है। असल में वो बाद में एक दूसरे को कोसते रहते हैं और फिर कुछ वो खुद भी बोंगिए मारता है अपने बच्चों के सामने कि ही वॉज कॉट विद द कॉल गर्ल। अब कॉल गर्ल के साथ जब पहली दफ़ा उसके बेटे ने उसको देखा तो वो भी प्रोस्टिट्यूट को विज़िट करने लग गया। मतलब आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें पढ़ाते रहते हैं, भले सारा दिन पढ़ाते रहें, वो नहीं करेंगे, वो करेंगे जो आप उनके सामने करेंगे। मतलब जो एक्शन सामने होते हैं ना, एक्शन, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन, बात याद रख लें। आजकल लोग क्यों जा रहे हैं पिक्टोरियल, ये कार्टून्स के ज़रिए स्टडी, ठीक है, ये पिक्चर्स के ज़रिए स्टडी आपको क्यों करवा रहे हैं? असल में वो आपके कॉन्शियस में उतारना चाहते हैं चीज़ों को, बड़ी जल्दी से वो बात पार्ट ऑफ मेमोरी बनती है जिसको हम विजुअल फॉर्म में दिखाते हैं। फिलिप सिडनी ने कहा था कि पोइट्री जो है इंस्ट्रक्ट थ्रू डिलाइट। इसको गौर से, बात बड़ी ज़बरदस्त की, बड़ा विटी क्रिटिक था। पोइट्री अपने अंदर अहलियत रखती है, पोइट्री टीचेस, इंस्ट्रक्ट और टीचेस थ्रू डिलाइट। उसने कहा ये तो एक इतना ज़बरदस्त एक सब्जेक्ट है जो कि आपको डिलाइट भी देता है, इंटरटेनमेंट भी देता है, साथ टीच भी कर देता है। मतलब 1 घंटे की 2 घंटे की मूवी वॉच करवाएं बच्चों को, साथ लेसन भी दे दें और साथ इंटरटेनमेंट भी करवा दें। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोएट्री अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी। मिलर followed the death of the salesman with his most political significant work। अब क्रूसिबल उसने लिखा है, मैंने अभी आपको बताया कि 1950 में उसके हाथ बुक लगी थी डेविल इन मैसाचुसेट्स, जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूं। डेविल इन, वो पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक, डेविल इन मैसाचुसेट्स उसके हाथ लगी थी, और वो विच क्राफ्ट जो सैलम विच क्राफ्ट से रिलेटेड थी, सैलम विच क्राफ्ट से रिलेटेड थी, ठीक है। वो सैलम विच क्राफ्ट से रिलेटेड थी, उसको इसने पढ़ा, फिर इसने क्रूसिबल लिखा 1953 में, यानी 1950 में तो वो बुक पढ़ी इसने, और उस बुक से मुतासर होकर इसने फिर क्या किया, उस बुक को असल में अपने टॉपिक, और एक तो वो उसे मिल गया टॉपिक, साथ में मैकार्थी भी कुछ कर रहा था जो सेनेटर था, वो लोगों को पकड़ पकड़ के क्या कर रहा था, उनको सजाएं दे रहा था। तो ये सारी मामलात को उसने मिला के अपनी बुक क्रूसिबल के अंदर डाल दिया। मतलब एलिगोरिकली वो यही मेथड देना चाहता है। तो क्रूसिबल का मतलब क्या होता है? Who will tell me what is the meaning of the crucible? The crucible mean severe, harsh test, severe, harsh test, और कड़ा एहतसाब किसी का करना, किसी को टेस्ट करना, किसी का इम्तहान लेना। और अगर इसकी मैं डीप मीनिंग में जाऊं, सटल मीनिंग में जाऊं, तो वो कहते हैं कि एक भट्टी के अंदर किसी मेटल को इतना उसे वार्म करना, इतना गर्म करना कि उससे पिघल कर साफ प्योर चीज़ निकल आए, उसको कहते हैं क्रूसिबल। देखिए कितना ज़बरदस्त उसने टॉपिक लिया है
कि एक भट्टी के अंदर जब आप किसी को इतना गर्म करें किसी मेटल को, उससे जो प्योर है निकल के एक साइड पे हो जाए और जितनी इम्प्योरिटी है वो एक साइड पे हो जाए, तो वो अमल जो है वो क्रूसिबल है। देखें कैसा टाइटल उसने लिया है कि क्रूसिबल एक इम्तहान है, कड़ा एहतसाब और कड़ा किस्म का हिसाब। और उस हिसाब के अंदर क्या होता है कि सीवियर किस्म का आपका टेस्ट और ट्रायल से आपको गुजरना पड़ता है। और दीज टेस्ट एंड ट्रायल इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू आर्थर मिलर, दीज टेस्ट एंड ट्रायल इनफैक्ट प्योरीफाई यू। दीज ट्रायल्स आर नेसेसरी टू फॉर्म यू, टू फॉर्म बेस्ट वर्जन फ्रॉम यू। You are impure, but in a way to purified you, in a way to get best version of yourself, you need to get crucible. देखिए हमारे माइंड के अंदर इतने सेल हैं, कितने सेल हैं कोई बताएगा? इंसान के माइंड के अंदर बिलियन सेल्स हैं, ठीक है। इंसान के दिमाग ऐसे होता है जैसे खरोट की तरह, उसके सेंटर में ऐसे होता है। एक होता है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन, एक होता है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन। चार्ल्स ब्रोका नामी एक फिजियोलॉजिस्ट था, फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था, और वर्नकी एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था। ये दोनों ने मिलके, एक ने राइट साइड ऑफ ब्रेन दरियाफ्त किया था, एक ने लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन जो है ये कंट्रोल करता है लेफ्ट को और लेफ्ट कंट्रोल करता है राइट को। मतलब अगर मेरे पास पिक्चर होती तो मैं आपको दिखाता कि अगर आप ऐसे अपने हाथ को हाथ पे रख लें तो आप देखें कि दोनों जैसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग के भी जो हिस्से हैं ऐसे जुड़े हैं। अगर एक भी डैमेज हो जाए तो समझ लो दूसरा भी डैमेज, एक दूसरे को वो कंट्रोल करते कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इसमें तकरीबन हम तो 10% भी नहीं यूज़ करते दिमाग को, और हम कहते हैं यार मैंने बहुत पढ़ लिया। तो जब आपके ऊपर कोई टेस्ट आता है ना, ट्रायल आता है, तो वो जो ब्रेन के हिस्से आपके बिल्कुल सोए होते हैं ना, वो भी खुल जाते हैं। फिर खुलते हैं ना जब कोई बंदे को आईना दिखाता है, जब इंसान को कोई धोखा देता है तो फिर इंसान को वो कैसे बंदे के वो भी जो बिल्कुल सोए होते हैं पार्ट्स माइंड के, वो भी खुल जाते हैं। एकदम बंदा ऐसे हिल के रह जाता है और बिल्कुल होश में आता है कि व्हाट इज दिस। वो ज़्यादा काम करता है, वो ज़्यादा मेहनत करता है, वो ज़्यादा मूव करता है, वो ज़्यादा आगे बढ़ता है, वो रात दिन मेहनत करके आगे निकल जाता है। तो ये टेस्ट और ट्रायल आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, भाई यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे भी जाएं। 1953 में उसने इसको लिखा, द टेल ऑफ द सैलम, which trial had that contained the obvious analogies of the McCarthy anti-communist hearing of 1950। अब मैंने बता दिया ना, एंटी कम्युनिस्ट जो उसका एजेंडा था मैकार्थी का, उसको उसने पॉइंट आउट किया। अमेरिका, द हाईली कंट्रोवर्शियल नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स, द क्रूसिबल विच लॉर्ड्स दोज हु रिफ्यूज टू नेम एंड लेट द प्ले मिक्स्ड रिस्पॉन्स। अब ये मोस्ट स्टडीड प्ले बन गया एंड परफॉर्म्ड प्ले। उसके बाद ये बना, पहले तो वो उन्होंने इतना इसको प्रमोट नहीं होने दिया, लेकिन बाद में ये, तो ये है राइटर उसका क्रूसिबल का, आर्थर मिलर। मिलर won a Tony Award for the Death of the Salesman as well as the Pulitzer Award। यानी डेथ ऑफ द सेलमैन आप देख लें, जो मैंने कल आपको पढ़ाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर पुलिट्जर अवार्ड मिला है आर्थर मिलर को, और ये इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। Also in 1956 मिलर मैरिड एक्ट्रेस मैरिलन मनरोए। एक एक्ट्रेस से इसे प्यार हो जाता है, उससे ये शादी करता है और फिर उसको डिवोर्स भी दे देता है। 90s ये इस तरह के जो लोग होते हैं, ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होती है, कोई मिस्ट्रेस होती है, उससे शादी कर लेते हैं और पहली को छोड़ देते हैं। द टू डिवोर्स्ड इन 1961, उसको डिवोर्स दे दी 1 year बिफोर हर डेथ। फिर उसके बाद एक और इसकी लाइफ में आती है, उसके साथ शादी कर लेता है। The Misfit, which is based on the original screenplay by the Miller. After divorce, Monroe Miller wed the Ingeborg Morth, to whom he remained married until his death 2005। यानी उसके साथ फिर ये रहता है जब तक इसकी डेथ नहीं होती 2005 में। Arthur Miller was an American playwright and essayist in 20th century American theater,
अमंग हिज मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑल माई सन, ये इसका एक प्ले है, नोट कर लें, ये सारे प्ले स्नैपशॉट लेना तो ले लें। ऑल माई सन इसने 1947 में लिखा है, डेथ ऑफ द सेलमैन 1949 में लिखा है, तो क्रूसिबल 1953 में लिखा है, और 1940 में 50 में मैंने कहा कि इसने बुक पढ़ी थी वो डेविल इन मैसाचुसेट्स, उसको दे के, और अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 में, रिवाइज उसको किया 1956 में। He wrote several screenplay and was most noted for his work on The Misfit 1961 में। मिसफिट का मतलब क्या होता है? अच्छा, अमेरिका के अंदर एक प्रॉब्लम है, अमेरिकन जो हैं उसमें बहुत सारे वो अफ्रीका के लोग जो हैं ये लेकर आए थे वहाँ पे उनसे वर्क करने के लिए, वर्क करवाने के लिए। यानी जब ये इंग्लिश पीपल वहाँ गए थे तो इंग्लिश पीपल ने, आपको पता है कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई। जब ये वर्जीनिया में जाते हैं तो वो बड़ा नेचुरल सा इलाका था और उससे बड़े खुश हुए कि हमारे इलाके में तो सारी इंडस्ट्री और धुआं और कितनी पोल्यूशन है, ये देखिए वर्जीनिया, उस वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त ग्रीनरी थी। तो उन्होंने कहा हमें नया इंग्लैंड मिल गया, उसको इन्होंने नाम दिया वर्जीनिया। वर्जन का मतलब होता है ना अनमैरिड औरत, फीमेल। तो उसने कहा ये तो एक वर्जन औरत की तरह एक नया इलाका हमें मिल गया, एक न्यू इलाका मिल गया, वर्जीनिया रख दिया नाम उसका। तो इस तरह वहाँ पे ये लेकर आए, फिर स्लेव, अफ्रीका भी इनके कंट्रोल में था, वहाँ से ये स्लेव लेकर आए जो बड़ी, जो वर्क, जो जानवरों की तरह, उनको ये जानवर समझते थे। उनको कहते कि हम चूँकि इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो हम इनको ठैम करेंगे। वो उनको एनिमल्स की तरह ठैम करते और उनसे सारा दिन जंजीरों में बांध के वर्क लेते। अब जो स्लेव थे वो स्लेव क्या करते, अब स्लेव जो हैं मर्द तो वो भी हैं, वो क्या करते कि इनकी फीमेल के साथ उनके इलेजिटिमेट रिलेशन अक्सर बन जाते। मतलब इनकी जो फीमेल हैं उनमें शादी का तो इतना आपको पता है कोई उधर कंसेप्ट नहीं है। तो ये क्या करते, ये ब्लैक जो ये फीमेल हैं, ये या तो ये उनकी फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते और उनकी फीमेल इनके साथ बना लेती, ब्लैक के साथ, और उससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं बच्चे पैदा होते। और वो बच्चों को नाम क्या देते, तो उनको इन्होंने नाम क्या दे दिया, मिसफिट। यानी मिसफिट वो हैं जो पैदा हुए इलिजिटिमेट, एक वाइट वुमन ने ताल्लुकात बना लिए ब्लैक से, एक ब्लैक औरत ने किसी एक वाइट मैन से बना ली, वाइट मैन से बना लिए, वाइट मैन और ब्लैक वुमन और वाइट मैन। इस पे हम पढ़ेंगे अभी कि किस तरह से वो इस तरह के बच्चों के साथ फिर वो क्या सलूक करते थे, वो मिक्स्ड रेस बन जाते, वो उनको क्या कहते, मिसफिट। यानी ये फिट नहीं हो सकते यहाँ हमारी सोसाइटी में। वो उनका ट्रक जो है वो जहाज़ भरते और उनको अफ्रीका छोड़ आते। तो मिसफिट कौन है, वो जो ब्लैक बच्चे पैदा हो गए हैं, ऐसे अजाफी पैदा हो गए हैं जो इनके करतूतों की वजह से। मिसफिट द ड्रामा डेथ ऑफ, अब देखें इस लिटरेचर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा होता है वो उसकी रिफ्लेक्शन देता है। तो ये इसमें भी उन्होंने ये चीज़ें बताई। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रूसिबल।